एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, सिर्फ टॉपिक ही नहीं साथ में नए सब्जेक्ट के साथ, जो कि साइंस है। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को न्यूटन्स लॉ में कंफ्यूज होते हुए, मतलब अगर उनसे पूछा जाए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, मैक्सिमम बच्चे थर्ड लॉ को बता पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट और सेकंड लॉ को नहीं बता पाते। तो आप लोग समझ ही गए होंगे जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है साइंस का टॉपिक है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का टॉपिक है। यानी कि हम लोग इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो स्लाइड लगा हुआ है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का है, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। What said? A body in motion remains in motion or a body at rest or remains at rest। मतलब एक बॉडी मोशन में है और remains in motion मतलब मोशन में ही है, या फिर एक बॉडी रेस्ट में है या फिर रेस्ट में ही है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाई फोर्स। जब तक हम लोग उस पर क्या नहीं लगाते, फोर्स पर। जैसे ही हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे, कोई बॉडी जैसे रेस्ट पर है तो जैसे ही उस पर फोर्स लगाते हैं क्या, फिर इनर्शिया कम करने लगता है ड्यू टू इनर्शिया। First law of motion, I again repeat, a body in motion remains in motion or a body at rest remains at rest unless acted upon by force। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन, की जो फोर्स है वो किसके बराबर है, मास टाइम के और एक्सेलरेशन के। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका फॉर्मूला कि F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, इस न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक एक्शन का क्या होगा, उसका इक्वल और ठीक अपोजिट रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको बारी बारी से इसके सारे लॉज को एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्लाइड्स में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो एवरी ऑब्जेक्ट परसिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless it is compelled to change that state by force impressed on it। जब तक हम लोग इस पर फोर्स नहीं यूज़ करेंगे, ये जो पूरा रॉकेट का पैटर्न है, तो जब तक हम लोग इस पर नहीं फोर्स अप्लाई करेंगे ये ऊपर की ओर कैसे बढ़ेगा। जैसे ही हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जो रॉकेट है किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट परसिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ straight line unless it is compelled to change that state by forcing impressed on it। और ये अपना स्टेट कब चेंज करेगा, जब हम लोग इस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसे बिफोर फायरिंग से पहले ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एयर स्पीड इज़ 0। ये जो ऑब्जेक्ट था ये कैसा होगा, ये रेस्ट में होगा और एयर स्पीड क्या होगा, उसका 0 होगा। इंजन फायर, जब इंजन में फायर्ड होगा, आग लगेगा, थर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 0। वो जो थ्रस्ट है वो किससे इंक्रीज होगा, 0 से इंक्रीज होगा। वेट डिक्रीज होगा स्लाइटली एज फ्यूल बर्न, जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा वेट डिक्रीज होगा। व्हेन थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट, जब थ्रस्ट ग्रेटर हो जाता है वेट से, व्हेन थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट से जब वो ग्रेटर हो जाता है तो मतलब वो क्या होता है, ये आगे की तरफ चलने लगता है। नेट फोर्स थर्स्ट माइनस वेट इज पॉजिटिव, अपवर्ड की तरफ जाने लगता है। रॉकेट एक्सेलरेट अपवर्ड, और रॉकेट किधर की ओर भागने लगता है, आगे की तरफ भागने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। अक्सर मैंने बच्चों से पूछा टेल मी अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दे आर गेटिंग मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज विथ सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ कंप्लीट, आशा करते हैं फर्स्ट लॉ को सबको समझ में आया होगा। अब है बारी न्यूटन सेकंड लॉ की। तो न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे कि हम लोगों ने आगे देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ये बोलता है कि फोर्स इक्वल्स मास टाइम एंड एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स किसके बराबर है, मास टाइम के और एक्सेलरेशन के। ये बोलता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ। तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि पार्ट 1, एक्सेलरेशन डिपेंड किस पर करता है, मास पर। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन और भी डिपेंड किस पर करता है, फोर्स पर। यानी कि आप यहाँ पर हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ये ट्रॉली क्या है, खाली, ये ट्रॉली भरा हुआ और ये ट्रॉली और भी भरा हुआ।
तो क्या लिखा है कि इफ़ द फोर्स अप्लाइड टू द कार्ट इन द सेम द एक्सेलरेशन ऑफ द एम्प्टी कार्ट इज़ ग्रेटर दैन द एक्सेलरेशन ऑफ द लोडेड कार्ट, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा इन दोनों से ज़्यादा होगा भाई। क्यों? क्योंकि ये खाली है, इसको पुश करने में ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन विल इंक्रीज व्हेन अ लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड, अगर हम लोग बहुत ज़ोर से धक्का मारेंगे तो ही एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन भारी, जब भी भारी होगा कोई भी, मान लीजिए ट्रॉली जितना भारी होगा, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं तो आई थिंक यू कैन रिलेट इजीली। सी, न्यूटन सेकंड लॉ का ये भी एक एग्जांपल है। इफ़ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे मोर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट एक्सेलरेट एट हायर रेट, और वो किससे एक्सेलरेट होता है, हायर रेट से, यानी कि बहुत स्पीड से निकलता है। जैसे कि देखिए इस पर फोर्स लग रहा है, इसमें मास है और ये क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज वे में जा रहा है। मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगा, यहाँ सिर्फ फोर्स था, यहाँ मोर फोर्स लगा, मास है, मोर एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स लगा, मास है तो स्पीड इंक्रीज, मोर फोर्स लगाया, मास है तो मोर एक्सेलरेशन, यानी कि जितना फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट उतने स्पीड से भागेगा, यानी कि उसकी गति उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बोलता है सेकेंड लॉ। नेक्स्ट और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एलोबरेटली समझने का कोशिश करते हैं। पार्ट 1 इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं सेकंड लॉ, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बच्चे मैक्सिमम टाइम, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इन्फ्यूज़ किया है इस स्लाइड में ताकि बच्चे इजीली रिलेट कर पाए। तो पार्ट 1 में क्या देखते हैं हम लोग कि जो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास पर डिपेंड करते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की गति उस पर रखे हुए वेट पर डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज एज इट्स मास इंक्रीज, भाई सही बात है, जैसे इस ट्रॉली में इतना सारा वजन रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट का जो गति है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जब इस पर ज़्यादा वजन जितना भी पड़ेगा उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ करेगा, यानी कि मास ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, ऐसा, यानी कि शेयर इन्वर्स रिलेशनशिप, अगर मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एज मास डिक्रीज, जैसा कि अभी बोला कि अगर उसका मास को हम लोग कम कर दे, यानी कि वेट को कम कर दे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बोथ आर शेयर इन्वर्सली रिलेशनशिप, एक का कम होना दूसरे का बढ़ना, दूसरे का कम होना अगले का बढ़ना। तो ये है सेकंड लॉ का एग्जांपल न्यूटन्स का। तो अब चले थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक बार अपने प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। यस, फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन में देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है, यानी कि अपने हर एक एक्शन में हम लोग ठीक उसका इक्वल देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे, अपोजिट रिएक्शन देखेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, सी, एक्शन रिएक्शन, इसको एक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है, थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। मतलब इसका न्यूटन के थर्ड लॉ का अगर दूसरा नाम बोला जाए तो दूसरा नाम इसका एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। वो लोग फ्रिक्वेंटली ऐसे वर्ड्स को चेंज कर करके क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, तो हम लोग चूँकि पढ़े नहीं होते तो हम लोग एक ही नाम से वाकिफ़ होते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन उसका दूसरे नाम भी हम लोग को मालूम होना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन ऐसे अराइज हो तो वी आर एबल टू गिव आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ रिएक्शन, यहाँ एक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सी, भाई यहाँ एक्शन हुआ, यहाँ पर क्रिया हुई तो यहाँ प्रतिक्रिया देखने को मिली, यानी कि हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है। मतलब अगर हम किसी को एक गाल पे चाटा मारे, क्योंकि गांधी जी का ज़माना तो अब है नहीं, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके गाल पे कोई चाटा मारा, वो एक्शन किया, तो भाई आप भी तो प्रतिक्रिया करोगे ना, आप भी तो उसको घुमा के दोगे ना। तो दिस इज़ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ कि देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तीनों लॉ काफ़ी हेल्पफुल हैं, बहुत ही मददगार हैं, यानी कि जब उन्होंने बनाया तो ये तीनों लॉ काफ़ी काम करते हैं।
फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं हम लोग को एग्जांपल देने के लिए, बच्चे लोग को समझाने के लिए कि ये आइजैक न्यूटन जो लॉ दिए थे 3 लॉ, वो कैसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग के रोज़ के काम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में साइंस का जो फिजिक्स स्ट्रीम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो 9 के बच्चे इसको ज़्यादा पढ़ते होंगे क्योंकि जो लॉ ऑफ मोशन है वो क्लास 9 के फिजिक्स में है। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।